मेजर इतिहास एग्रीकल्चर में परिवर्तन हुए उसको अगर हम देखें तो वो शुरुआत हुई 19वीं शताब्दी से, ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में, जिसमें मेजर जो था वो 19वीं शताब्दी में जो मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, फार्म मैकेनाइजेशन खास करके फॉरेन में, वो उसने पूरे विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं डिटेल में देखना कि वहाँ से क्या हुआ। तो उसमें 18वीं शताब्दी में जेथरो टूल एक साइंटिस्ट थे फॉरेन में, विदेश में, उन्होंने एक आविष्कार किया था, बीज बुआई की मशीन बनाई थी पहली, ठीक है, जिसमें हाथ से धक्का देकर बीज की बुआई लाइन में की जाती थी। फिर उसी को इन्होंने बड़े रूप में कन्वर्ट करके, यहाँ देख सकते हैं आप, घोड़ों से खींचने लगे थे और पीछे लाइनें बनती जाती थी और उसमें बीज डाले जाते थे, ऊपर होपर होता था जिसमें बीज पड़ा रहता था, यहाँ से बीज नीचे जाता था नलियों के थ्रू और ये यहाँ पर लाइन में बुआई होती थी। ये पहले घोड़ों के थ्रू होता था। ये थे जेथरो टूल जिन्होंने ये मशीन बनाई थी। इन्हीं को फादर ऑफ टिलेज भी बोला जाता है, जुताई के पितामह, जो कि 1812 में संचालित फार्म मशीनरी बनी, जो कि स्थिर भाप इंजन से चलती थी। एक भाप इंजन रहता था जिसे मशीन के ऊपर लगा दिया जाता था और कन्वेयर बेल्ट से थ्रेशर मशीन को कनेक्ट करके लोग थ्रेशिंग किया करते थे। तो बड़े स्तर पर खेती होने लगी थी 19वीं शताब्दी में। फिर 1892 तक आते आते जॉन फ्रेलिच एक साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे, जिन्होंने गैसोलीन से चलने वाला एक ट्रैक्टर बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं मशीनीकरण को, एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि मशीनीकरण में क्या क्या हुआ। तो जब मशीनीकरण शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में, तो उससे पहले लोग ऐसे हाथों से खेती किया करते थे, कुछ छोटे मोटे इम्प्लीमेंट्स थे जिनका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद से हमने देखा कि 18वीं शताब्दी में लोग घोड़े और गधों और इनका इस्तेमाल करके हल चला रहे हैं। फिर 1837 में घोड़ों का इस्तेमाल और बड़े स्तर पर होने लगा, बड़े स्पेशलाइज्ड हल आ गए, उस वक्त के हल थे ये। फिर 1840 में हम देख रहे हैं कि लोग हार्वेस्ट करने के लिए भी घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1880 तक आते आते ज़्यादा घोड़ों का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें 40 घोड़े, 80 घोड़े, 100 घोड़े तक लोग इस्तेमाल करते थे मशीनों को चलाने के लिए, खास करके फसल को हार्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर ट्रैक्टर आ गए 1910 तक आ जाते, ट्रैक्टर आ गए 20वीं शताब्दी में। फिर ट्रैक्टरों का मॉडर्नाइजेशन होता गया और ऐसे करके बाकी के ट्रैक्टर जो है आप लगभग जानते हैं। यहाँ 1950 में हम देख रहे हैं वो शायद 25 आस पास का मेसी का ट्रैक्टर है। उसके बाद फार्म ट्रैक का ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है लगभग 1965 के लगभग, ठीक है। तो वैसे ही इंडिया में भी हम देख सकते हैं कि कैसे मॉडर्नाइजेशन हुआ है। हमारे इंडिया में भी पहले हम लोग ऐसे ही फावड़े से इनसे करते थे, फिर बैलों से, फिर उसके बाद हम आ गए छोटे ट्रैक्टर 20-25 हार्स पावर, फिर 30 हार्स पावर, फिर 31, फिर 35, फिर 41 हार्स पावर, अब 60 हार्स पावर, फिर 87 हार्स पावर, और अब शायद हम 100 हार्स पावर को क्रॉस कर जाएंगे भविष्य में, क्योंकि हमारे यहाँ पर लेबर नहीं मिल पा रही है। पर्यावरण में परिवर्तन होने की वजह से काफ़ी समस्याएं किसान फेस कर रहे हैं। तो वो जल्दी से जल्दी फसल को बोना, जल्दी से जल्दी फसल को हार्वेस्ट करना, पहले जिस फसल को कटाई करके निकालने में किसान को 10 दिन लगते थे या महीना लगता था, वही काम अब ट्रैक्टर से 1 दिन में हो जाता है। तो 1 दिन में किसान पहले 5 एकड़ करता था मशीन से, अब वो 10 एकड़ करना चाहता है, इसको 50 एकड़ करना चाहता है। तो बड़ी मशीनें ला रहा है, बड़े ट्रैक्टर्स ला रहा है। तो इस तरह से मैकेनाइजेशन हुआ, हमने एक छोटी सी स्लाइड में देखा। तो आज की जो मशीनें हैं वो इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि 1000 एकड़ ज़मीन में, 1000 हेक्टेयर ज़मीन में एक अकेला आदमी 10 मशीनों से अलग अलग समय पर इस्तेमाल करके अपनी खेती कर लेता है, ठीक है। ट्रैक्टरों की साइज़ नहीं ज़्यादा, ये ट्रैक्टर देखिए लगभग 100 हार्स पावर का हो सकता है और इसमें जुताई की मशीन लगी हुई है, बड़े बड़े पंप्स के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं अपनी जुताई की मशीनों को और खेती में जुताई करते हैं। तो खेती में मशीनों का जो है वो लेवल इस्तेमाल जो है वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच चुका है साइज़ में, ठीक है। टेक्नोलॉजी में शायद एक्सट्रीम तक ना पहुंचा हो, ठीक है। अभी तक शायद सेंसर टेक्नोलॉजी उनका इस्तेमाल कम हो रहा हो, लेकिन मैकेनिकल जो रूप है मशीनों का वो एक्सट्रीम तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम देखेंगे। फ़ायदा तो हमें पता ही है कि ज़्यादा काम एक आदमी अकेले एक मशीन से बहुत ज़्यादा काम अकेले कर लेता है, तो ये तो फ़ायदा हमें पता है। लेकिन इसका क्या नुकसान है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी में ही जस्टस वॉन लिविंग एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक नियम दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम, जिसे न्यूनतम का नियम कहते हैं। किसान भाइयों, मैं जानता हूँ ये नियम आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, जबकि एक किसान के लिए, अगर किसी को किसान बनना है तो उसके लिए सबसे पहला नियम है कि वो ये नियम सीखे, न्यूनतम का नियम। अगर आपने इस नियम को समझ लिया तो समझ लो आपकी खाद देने का, कौन सी खाद देना है, कब देना है, क्यों नहीं देना है, ठीक है, क्यों, कौन सी देना है, कौन सी नहीं देना और कौन सी देना है, आप सारी चीज़ें यहाँ समझ जाओगे।
ये नियम किसान बनने के लिए मेरे हिसाब से सबसे पहला नियम होना चाहिए कि आप न्यूनतम के नियम को समझ लो, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, हम ये पहले ये देख लेते हैं। ये नियम कहता है कि आप अपने खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कैल्शियम, सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में डाल दो। जितना पौधे को चाहिए उससे 1.5 गुना डाल दो। लेकिन अगर कोई एक भी पोषक तत्व उसकी नियमित मात्रा से जितनी चाहिए उससे कम हो गया, उदाहरण के लिए मान लो कि यहाँ पर पोटाश की ज़रूरत 20 किलो के बराबर थी, 20 किलो होता तो यहाँ पर होता है, लेकिन वो 15 किलो ही रह गया ज़मीन में, वो 5 किलो कम पड़ गया। तो इसकी वजह से जो नुकसान होगा फसल का, उसकी भरपाई बाकी के पोषक तत्व कितनी भी मात्रा में हो, ज़्यादा मात्रा में, वो नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इसे कहते हैं न्यूनतम का नियम। मतलब एक का अगर न्यूनतम हो गया, कम हो गया, तो ये डिसाइड करेगा कि आपकी पैदावार कितनी होगी, ठीक है। तो मेरे खेतों में मुझे याद है आज से 10 साल या 15 साल पहले शायद हमारे यहाँ पर 6 क्विंटल बीघे की, शायद कुछ किसानों ने तो 8 क्विंटल बीघे की तक पैदावार ले रखी है, ठीक है। हमारे एक मामा जी उनके उन्होंने नई मिट्टी डाली थी, एक खेत में नया खेत बनाया था, तो तालाब खोदा था, तो उसकी नई मिट्टी डाली थी वहाँ पर, तो वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। तो उसमें सोयाबीन की जो वेराइटी थी, शायद बुंदेला वेराइटी थी, उसने 8 बोरी बीघे की पैदा दी थी, ठीक है। लेकिन वही बुंदेला वेराइटी जो खेत 40 साल से वो यूज़ करते आ रहे हैं, उसी खेत में 3 क्विंटल बीघे की पैदा देती है। तो कहाँ 8 क्विंटल या 8 बोरी और कहाँ 3 बोरी, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, डबल से भी ज़्यादा डिफरेंस, ऑलमोस्ट 2.5 गुना डिफरेंस था इसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि सोयाबीन में 8 बोरी बीघे की पैदा देने की क्षमता है, लेकिन वो नहीं दे पा रही है। तो वो क्यों नहीं दे पा रही है, वो है समस्या मिट्टी में। और मिट्टी में समस्या ये है कि उन्होंने यूरिया भरपूर दे दिया, फास्फोरस भरपूर दे दिया, लेकिन शायद उनके उसमें मोलिब्डेनम पड़ गया हो, या कॉपर कम पड़ गया हो, या पोटाश कम पड़ गया हो। तो जो कम था उसने डिसाइड किया कि पैदावार कितनी होगी, ठीक है। पौधा अपनी पूरी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने की, हर जीव को अपनी अगली जनरेशन लाने की, अगली पीढ़ी लाने की जल्दबाजी रहती है, तो पौधे को भी रहती है। तो उसने भी अपनी पैदावार दी, लेकिन वो 3 क्विंटल दे पाया, 3 बोरी ही दे पाया, वो उससे ज़्यादा नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पोषक तत्व था न्यूनतम, मिनिमम जो था, सबसे कम वाला जो पोषक तत्व था खेत में, उसने डिसाइड किया कि आपकी पैदावार कितनी होगी। तो किसान भाइयों, मैं जानता हूँ ये 300 साल पुराना नियम आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा, जबकि एक किसान को किसान बनने के लिए बेसिकली ये नियम सबसे पहले पता होना चाहिए। ये जो बाल्टी दिख रही है जिसमें से एक तरफ से पानी निकल रहा है, वो क्यों निकल रहा है वो पता होना चाहिए। ये आपका खेत है, इस खेत में आपने सारे पोषक तत्व दे दिए अलग अलग मात्रा में, ठीक है, या हैं इसके अंदर, आपने यूरिया दे दिया, फास्फोरस दे दिया, बाकी के भी सारे दे दिए, जिंक दे दिया, बोरान दे दिया, कैल्शियम दे दिया, लेकिन आप पोटाश देना भूल गए, या आपने दिया लेकिन वो पोटाश आपके पौधे को नहीं मिल पाया। इसका मतलब पौधे के लिए पोटाश उस खेत में है ही नहीं, या है तो कम है, 15 किलो ही है, 20 किलो चाहिए 15 किलो ही है। तो ये पोटाश ने निर्धारित किया कि आपकी पैदावार कितनी होगी। तो बाकी की जो पैदावार है वो तो आपकी लॉस हो गई, ठीक है, 10 क्विंटल ही मिली, 8 क्विंटल मिलनी चाहिए थी। तो आपका जो है नुकसान होता है वो सबसे मिनिमम जो पोषक तत्व होगा वो डिसाइड करेगा। तो किसान भाइयों, इस नियम को दिमाग में उतार लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गूगल कर लीजिए न्यूनतम का नियम जस्टिस बॉन लिविक के नाम से, आपको ये मिल जाएगा। ये हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में आप जिस भाषा में चाहोगे, मराठी, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, हर भाषा में मिलेगा आपको, ठीक है। मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन देता हूँ सबसे सिंपल कि जो सबसे कम पोषक तत्व ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है उससे जो कम जो पोषक तत्व होगा वो डिसाइड करेगा कि आपकी खेती में पैदावार कितनी होगी। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि सोइल टेस्टिंग कराओ, जिसमें 17 पोषक तत्व टेस्ट होते हैं, फिर वो बताते हैं कि आपकी एक ज़मीन में कौन से पोषक तत्व कम है और कौन सा पोषक तत्व पड़ेगा, और आपको तब जाके बराबर पैदावार मिलेगी, ठीक है। तो ये जस्टिस बॉन लिविक का ये नियम मेरे हिसाब से एग्रीकल्चर के इतिहास का सबसे बेहतरीन नियम है, कृषि के इतिहास का। और किसान भाइयों, हमारे हर किसान को ये नियम पता होना चाहिए। यही कारण है कि मैं इस नियम पर इतना जोर दे रहा हूँ, इस स्लाइड पर, इस वीडियो में, इस पिक्चर पर मैं इतना जोर दे रहा हूँ और इतना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ।